Hello everyone, welcome to Ansargari. Today we are taking up important topics of 25th of April. The most important topic, three areas जो we will discuss in detail. पहला inheritance tax, second is redistribution of wealth, जो मेंस के लिए important है, बाकी पीटी के लिए. Real estate REIT InvIT mobilize 1.3 lakh crore, approximately $15-16 billion. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? नाम के basis पे we can derive it is a pooled investment only for the real estate sector. REIT हो गया, इनविट मिले इंफ्रास्ट्रक्चर में सब चीज आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ब्रिजेस, रोड्स, रेलवेज, बाकी सब. इसमें रीट्स में औशिक जैसे रियल एस्टेट है तो ओनली कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट की जाती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में नहीं की जाती है. एंड दे वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज म्यूचुअल फंड्स वर्क. इसमें एक मैंडेटरी कंडीशन है फॉर रीट्स टू मीट, दैट इज दे हैव टू मैंडेटोरली मेक 80% ऑफ देयर टोटल इन्वेस्टमेंट्स इन रेंटल इनकम जनरेटिंग कमर्शियल प्रॉपर्टीज. तो 80% इन्वेस्टमेंट इन मतलब प्रॉपर्टीज में होना चाहिए, और जो रिमेनिंग 20% है दैट कैन बी हेल्ड इन कैश या स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, बॉन्ड या बाकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में विच आर अंडर कंस्ट्रक्शन. सो ये रीट्स के लिए. ठीक है. मानसी, पॉपअप लोन्स क्या होते हैं या फिर उनके जो नुकसान क्या होते हैं? जब हाउस लोन की बात करते हैं तो उस टाइप से जो दिए जाते हैं. तो ये पर्सनल लोन्स जो होते हैं उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है अगर वो नॉन सिक्योर्ड है. सिक्योर्ड मतलब कि अगर कोलेटरल रखा हुआ है, कोई कैपिटल एसेट बैंक ने कुछ और लाइक टू बी सिक्योर्ड, अगर वो बैंक के पास रखा है तो उसमें रिस्क कम हो जाता है. पर्सनल लोन नहीं, पॉपअप लोन. जैसे अगर पॉपअप लोन तो अभी जो इंस्टेंट वो पर्सनल लोन ही बोला जाएगा. पॉपअप लोन मतलब मेरे हिसाब से यही है कि जो आप अगर एप्स ओपन अप करते हो किसी भी बैंक का तो आपको इमीडिएटली ऐसे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं. तो आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में ये नेम है, बाकी मैं वेरीफाई करके अभी अपडेट करती हूँ आपको. नेक्स्ट ये वन, पर्सनल लोन. यस, डाल देना एक बार उसको. नेक्स्ट वन, द इंडियन सी फेयर कम्युनिटी कितने होते हैं वर्ल्ड वाइड? 10% ऑफ द वर्ल्ड. रिसेंटली इंडिया हैज सबमिटेड 3 पेपर टू IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. IMO के बारे में देख ले एक बार, फिर आप बता देना. फिर और उसमें क्या हाईलाइट किया उन्होंने? 3 एरियाज. पहली बात, सी पायरेसी इज बैक. वी हैव हाईलाइटेड कि इन दैट रीजन, in Gulf of Aden, Hormuz, and overall in the northern part of the Somalian region, वहां पर सी पायरेसी इज बैक. और कैसे करना चाहिए सी पायरेसी को डील? तो कॉम्बैट पायरेसी एंड प्रोटेक्ट सी फेयर इन लाइंस विद द UN कन्वेंशन ऑन लॉ इन सी. India is 9.35% of global seafarer, ranked third. Recent incident have seen MT Heroic Idon नाइजीरिया में MSC Aries और यूज ऑफ द इंडियन मार्कोस in the anti-piracy operation in that region. This showcases India's long-term interest or long-term strategy to deal with the piracy cases. तो इसमें बोला कि we need more and more cooperation, international cooperation to safeguard a seafarer so that navigation is uninterrupted. उसके कारण जो लॉजिस्टिक सप्लाई में इशू होता है वो कम हो जाए. सेकंड, NHRC has launched Human Rights at Sea initiative. एंटी पायरेसी पहले इंडियन कोर्ट के पास पावर नहीं था कि दे हैव द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, लेकिन एंटी पायरेसी एक्ट के आने के बाद दे हैव द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन और एनीवन कैन बी ट्राइड इन द इंडियन कोर्ट. NHRC has launched Human Rights at Sea initiative that talks about the illegal detention of the seafarer. और अभी हाल फिलहाल में भी वी डिस्कस कि जो कतार में
इंडियन नेवी, एक्स इंडियन नेवी पर्सनल, दे वर पार्ट ऑफ द सी फेयर, उनको डिटेन किया गया था इलीगली, बाद में छोड़ा गया था। अब ऐसे हर जगह में 200 इन द फॉरेन जेल एंड 65 स्ट्रैंडेड इन इंडोनेशिया 151 डेज के लिए। तो उनको हेल्प देने के लिए डिप्लोमेटिकली एंड इवन लीगल हेल्प देने के लिए ह्यूमन राइट्स एट सी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया एनएचआरसी के द्वारा। अप्रोक्सीमेटली 9.35% ग्लोबल सी फेयर है, तो 250,000 इंडियन सी फेयर that is serving on the specialized cargo vessel. दूसरे So regarding to that, Indian seafarer also is duped by the false promises of high salaries and opportunity in Middle East. एक तो उनके हिसाब से भी उनका जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, सोशल सिक्योरिटी है, जॉब क्राइसिस है, ये सब डील कर सकते हैं एनएचआरसी के जो इनिशिएटिव है ह्यूमन राइट्स एट सी। दैट इज व्हाई दे नीड सपोर्ट। तो रिगार्डिंग ए सी फेयर देयर शुड बी सम काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, लास्ट में ये बोल सकते हैं, और एक इनिशिएटिव के अंदर में एक ओवरऑल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर सी फेयर जा करके रिड्रेस कर सकते हैं एमईए के अंदर में भी, तो उससे आसानी उनको होगा विथ रिगार्डिंग टू द डिप्लोमेटिक एंड लीगल चैनल इन केस ऑफ सम इशू। बोलो कौन से इंटरनेशनल। IMO, हाँ, एक स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी है, तो इसके दो मेजर रोल्स हैं। वन इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंटरनेशनल शिपिंग एंड सेकंड इज टू प्रिवेंट पॉल्यूशन फ्रॉम द शिप्स। सो ये मेन रोल्स हैं। एंड SDG 14 इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशंस, तो SDG 14, एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड इन लंदन। बाकी जो हम बात करते हैं, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है व्हिच इज मारपोल कन्वेंशन, दैट इज इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, सो दिस इज रिलेटेड टू इट। We can say that UN clause is the only law on the Treaty of Seas, बोल सकते हैं। जैसे ये ट्रू होना कस्टम, चाहिए। इंटरनेशनल कस्टम ऑर्गेनाइजेशन थे, इट इज ओनली organization that deals with the वही custom issue. customs, हम्म, so it should be true. जमैका में हुआ था 1982 में। AI इनसाइड मोस्ट ऐप, आपको पता भी नहीं है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे मोस्टली। फॉर एग्जांपल फोटोशॉप ऐप, फोटो क्लिक करते हैं आपके फेशियल फीचर्स में चेंज आ जाता है मोबाइल के अंदर, तो वो AI यूज करता है। सिमिलरली विद द यूज ऑफ गेमिंग ऐप और बाकी सब भी, डिजिटल कॉमर्स, फार्मेसी, और अगर सामने यूज करना है तो व्हाट्सएप पे भी एक ऑप्शन आया नीचे में, लामा, मेटा AI, लामा 3, वो भी AI ऐप है, चैट GPT ऐसे नीचे में ब्लू कलर का बटन होगा व्हाट्सएप में। तो चैलेंजेस वही कि AI मैनिपुलेटिव, EU एक्ट के अंदर में दो टाइप से बांटा गया AI को, पहला कि रिस्ट्रिक्टिव यूज और दूसरा इट इज बैंड। बैंड में ह्यूमन मैनिपुलेशन को बैन किया जाएगा, इमोशनल मैनिपुलेशन। रिस्ट्रिक्टिव में कि गेम्स में या फिर जहां पर इट इज नॉट इन्वेडिंग द प्राइवेसी ऑफ द यूजर एंड ऑल्सो इट इज नॉट इंक्लूडिंग बिहेवियर चेंज और बिहेवियर मैनिपुलेशन, वहां पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोटोशॉप, फोटोज, मूवी, सब टाइटल एक्सेप्ट, चैट GPT। इंडिया में ऐसा कोई अभी AI से रेगुलेशन वाले लॉ नहीं है अभी, इट इज कॉम्प्रिहेंसिवली डिल्ट अंडर IT एक्ट और डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, अलग से लॉ नहीं है AI। Archaeological Survey of India has partially completed phase 1 of restoration of Sundial and Jantar Mantar. It is Delhi Jantar Mantar is 5 observatory built by Savai Jai Singh II. Savai Jai Singh जंतर मंतर उस समय साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, और उस समय क्यों हुआ, फेज ऑफ
यूरोप में भी फेज ऑफ रिफॉर्मेशन, रेनेसा और एनलाइटनमेंट उसमें आ रहा था. ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज आइडिया, एंड ऑल्सो ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन फिलोसफी एंड इंडियन ट्रेडिशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स. इसलिए उन्होंने इस्टेब्लिश किया था दिल्ली के अलावा 4 लोकेशन: जयपुर, वाराणसी, उज्जैन एंड मथुरा. 1724, 1730 टाइम पीरियड के हिसाब से बात किया जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय 1740 1760 में कार्नेटिक वॉर में थे, तो 1730s 40s में धीरे धीरे वो एक तरह से उस समय सिर्फ ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करते थे. 40s में उन्होंने कार्नेटिक वॉर में पार्टिसिपेट किया पहली बार. डुप्ले ने पहली बार यूज किया सब्सिडियरी अलायंस अनऑफिशियल वे में, और 57 में प्लेटो और प्लासी. उसके बाद तो बक्सर और बाकी सब आता है. तो उसके पहले वाला पीरियड है 2430 में. अगर बोला जाए उस समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ते जा रहा था. निज़ाम ऑफ हैदराबाद इस्टेब्लिश किए थे 1722 में. फिर मुर्शिद कुली खान बंगाल में, और अवध में सादत खान. तो जो मुगल सिस्टम थे आफ्टर 1707 औरंगजेब डेथ, उससे सीरीज ऑफ मुगल एम्पायर was established, was supported by the Marathas even, Farrukh Shah etc. तो धीरे धीरे there was a centrifugal force. इसलिए there was a rise of regional kingdoms. उसमें से एक राजा सवाई जय सिंह थे इन जयपुर. He named his observatory जंतर मंतर. उसी में एक वर्ड है यंत्र. पीटी में भी पूछा था यंत्र. इट डील्स विद द इंस्ट्रूमेंट. एंड मंत्र मतलब फॉर्मूला. क्या मंत्र है एग्जाम क्रैक करने तो फॉर्मूला. तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट यंत्र है. तो इसमें राम यंत्र है, मिश्रा यंत्र है, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र. ऐसे पूछ सकते हैं कि जयप्रकाश यंत्र सम्राट यंत्र इससे रिलेटेड है, जंतर मंतर से रिलेटेड है. हर का अपना अपना एक स्पेशलाइजेशन है. कोई सन के डायरेक्शन दिखाते हैं, कोई टाइम दिखाते हैं, कोई स्टार के डायरेक्शन दिखाते हैं. तो डिपेंड करता है कौन से यंत्र यूज कर. नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में दिखाते हैं, आवर्स दिखाते हैं, मिनट्स भी, सेकंड्स भी दिखाते हैं. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में सर्च कर लेंगे. 1958 में स्टैब्लिश हुआ. आर्कियोलॉजिकल सर्वे पहले से था, लेकिन 1958 में उनको स्टैट्यूटरी बॉडी में एक्ट में इसमें वो कंजर्व करने का पावर है. बस ये सही. 1961 अलेक्जेंडर कनिंघम ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, डीजी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आते. पहले वो कलकत्ता में गवर्नर एशियाटिक सोसाइटी के पार्ट थे पहले. हाँ, इट वाज फाउंडेड बाय द विलियम जोन, बेस्ड इन कलकत्ता 1784. उसके बाद फिर 1861 में इसको स्टैब्लिश किया गया एज अ डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अलग किया गया उससे. ठीक है. Decades data showcases that India is yet to recover from fully COVID. डेटा यहाँ पे दिया हुआ है. With respect to India has a made a fastest developing country, approximately 6 to 8% ग्रोथ होती आ रहा. लेकिन जो रियल जीडीपी है उसका ग्रोथ कंपैरेटिवली कम है. साथ ही साथ जो इन केस ऑफ वैल्यू एडिशन मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो लेस, 3.1% है. इन्फ्लेशन कंट्रोल हैज बीन कैजुअलिटी टू. बीच में इन्फ्लेशन बढ़ा भी है, लेकिन ओवरऑल वी कैन से दैट इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड, क्योंकि 4 ± 2 होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंदर में. तो अप्रोक्सीमेटली 6 के अंदर ही रहा है. ऐसे यहाँ 5.6, 4.5 एवरेज. इवन ड्यूरिंग द कोविड times, post COVID, Ukraine Russia war, Houthi attacks on the sea vessel, and even Israel Hamas Israel Iran war. India deficit ratio is around 4.5%.
सेंटर डेट टू जीडीपी रेशियो हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 48% to 56%. ऐसा क्यों है? क्योंकि इट हैज यूज्ड लोन्स टू मीट द फिजिकल डेफिसिट टारगेट, और कोविड के समय में एक्स्ट्रा फिजिकल पॉलिसी यूज करने से उनको डेट बढ़ा था। गरीब कल्याण अन्न योजना, मनरेगा फंड एक्सेट्रा। तो करेंटली 56% है सेंटर डेट टू जीडीपी रेशियो। पैंडेमिक बिगेस्ट सेटबैक वाज ऑन एम्प्लॉयमेंट, लेकिन अभी दिखा है कि धीरे धीरे लोग वापस जा रहे हैं वर्क प्लेसेस, एंड इट शोकेसेस रिन्यूअल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसको वापस आने में समय। दूसरे एग्रीकल्चर वॉज शोकेसिंग सस्टेन ग्रोथ 3.2 4.4%, लेकिन इन स्पाइट ऑफ रिलेटिवली गुड मॉनसून दिस ईयर, क्योंकि लाल नीला इफेक्ट के कारण भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल प्राइसेस, इंपोर्ट इन्फ्लेशन के कारण एग्री एक्सपोर्ट है वो कम देखा गया, जो कल हम लोग डिस्कस किए। $47 बिलियन सिर्फ एग्री एक्सपोर्ट। इसमें आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में मैं ऐड करूं तो it was established in 1861 by Alexander Cunningham and he was the first director general, and it regulates the activities related to archaeological conservation preservation of different monuments under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है, और एक और एक्ट को जो रेगुलेट करते हैं दैट इज द एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट ऑफ 1972। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है। India's first Kinnar Sarpanch in Lok Sabha fray from Damoh, and she is contesting against. She is a member of Hindu Mahasabha and she is contesting against Narendra Modi, sir, from Varanasi. She is a member of Kinnar community. No, she has support to the Himangi Sakhi, another member of Kinnar community who is contesting Lok Sabha election from Varanasi against PM Narendra Modi. वो बताती है कि in our Indian tradition and culture, already there are adequate space for them to survive, for them to flourish, और उसके लिए LGBTQI+ पॉलिटिक्स पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं चाहिए। इसलिए इंडिया में कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाया, क्योंकि इंडिया रिसाइड्स इन डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट क्लासेस, और इंडिया में जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है विथ रिस्पेक्ट टू किन्नर, विथ रिस्पेक्ट टू LGBTQI, वो थोड़ा एक्सप्रेसिव है और उसको इंटीग्रेटिव है, इसलिए उसको आसानी तरीके से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये द स्टेट MP gave India its first Kinnar MLA, Sabnam Mosi, from 2000. Sabnam Mosi, first Kinnar MLA. The court had termed Miss Jan election as illegal, as seat was reserved for the women, and she was registered as male in the electoral roll at that time. तो धीरे धीरे अगर देखा जाता है तो सोसाइटी का एटीट्यूड है विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन वो चेंज होते जा रहा है, क्योंकि उनका जो रोल है इन द मेन स्ट्रीम, फॉर एग्जाम्पल इन बॉलीवुड, वो बढ़ा है। इन पॉलिटिक्स ऑल्सो किन्नर हैव बीन रोप्ड इन फॉर इलेक्शनिंग campaigning. They are participating with respect to every political party for vote bank, और उनका जो इशू है वो भी मेन स्ट्रीम हुआ है थ्रू द ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 आई थिंक। और एक So, चीज यहाँ पर हुआ है कि जो दामोह, ये सागर डिवीजन मध्य प्रदेश के अंदर एक कस्बा है, और दामोह
का अपना फ्रीडम मूवमेंट के अंदर एक अहम योगदान रहा है, चाहे वो नारायण प्रसाद तिवारी जी की बात करें या गांधी जी की बात करें। जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा था वो दामोह से दिया गया था। तो दिस इज दामोह, मध्य प्रदेश। स्नूपिंग isn't a good way to ensure child safety online। एक ऐप है सेफ नेट, इसमें पेरेंट्स के पास अधिकार है कि वो मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं अपने बच्चे के मोबाइल से, और दे कैन मॉनिटर व्हाट देयर चाइल्ड इज यूजिंग, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी चीज़। तो इससे पूछा जा रहा है कि क्या वो राइट वे है कि रिगार्डिंग कि आप स्नूप कर सकते हो अपने बच्चे के ऊपर। अगर आप स्नूप कर सकते हो सेफ नेट के थ्रू, तो ऐसा हो सकता है ना कि थर्ड पार्टी कोई और भी कर सकता है। और इवन अगर आप भी अगर स्नूप कर सकते हो, तो इट शोकेसेस द ट्रस्ट व्हाट यू हैव विद योर चिल्ड्रन। तो रादर देन स्नूपिंग ऑन योर चाइल्ड, उसमें आप बात कर सकते हैं कि आप अवेयर कर सकते हैं चिल्ड्रन को विद रिस्पेक्ट टू ये साइट को मत खोलना, क्यों इम्पोर्टेंट है। एक कैसे कैसे औषधि जी, कितना मुश्किल है ये, आप जो अवेयरनेस, मतलब यू आर राइट, घर में बट देन इट इज सो थियोरेटिकल। हैं? घर में आप बात कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो क्योंकि ऐसे भी बच्चे हाँ, खोल के दिखेंगे that's what I'm saying. अगर आप That's what I'm स्नूप saying. करेंगे। So हम्म, that is what I'm saying. It is so difficult, to speak, to kindly give two ideas how a parent must be talking to their children, or children must be, aware. You being a child also, all of you. So think about some practical one way, and that's fine. Please continue. सबसे पहले बात है कि जो मोबाइल एप्लीकेशन इट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि चाइल्ड इज ऑलरेडी अवेयर 14 ईयर्स 13 ईयर्स में, उसको सब ऐप के बारे में पता है, टूल्स के बारे में पता है। तो अगर पेरेंट्स अगर यूज भी करें तो बाईपास करने के लिए सोल्यूशन रहता है। तो रादर देन डैट, ऐसा देखा गया कि जो चीज़ से आप दूर भगाते हो वो चीज़ वापस आता है। तो इसलिए रादर देन डैट पेरेंट्स हैव टू एक्सेप्ट कि चाइल्ड यूज करेंगे, कैसे करेंगे, तो बस उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसको बात कर सकते हैं फ्रीली एज अ फ्रेंड कि ये गलत है, ये सही है। गलत और सही का पहचान कराने से ही आसानी हो जाएगा। आई मीन स्कूल टीचर भी बात नहीं करते विद रिगार्डिंग टू साइबर सिक्योरिटी, साइबर स्पेस, और साइबर रिलेटेड जो भी क्राइम होता है, फ्रॉड होता है, और फिर साइबर बुलिंग होता है, उसके लिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी एक साइबर इशू के ऊपर बात होना चाहिए। और रादर देन स्नूपिंग, एक एज गेटिंग का कॉन्सेप्ट है, तो एज गेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि एज गेटिंग इज नॉट रिलेटेड टू स्नूपिंग। एज के अनुसार ही आप कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हैं कि चाइल्ड जब तक लॉग इन करेंगे तो ओटीपी आना चाहिए पेरेंट्स के मोबाइल में, उसके बाद फिर आप लॉग इन कर लिया, उसके बाद तब पता रहेगा पेरेंट्स को कि दे आर यूजिंग दैट यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फेसबुक, टाइमली बंद कर दिए फिर। तो आई यहाँ थिंक पर सो चीज आई वुड टू ऐड, जो आपने टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट बताए, कि जब तक आप अपनी परवरिश के अंदर, अपनी कंडीशनिंग के अंदर एक फ्री स्पेस बच्चे को नहीं देंगे, आप उसके साथ बात नहीं करेंगे, सेक्सुअल एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, आप खुद ही परेशान है कि सेक्सुअल एजुकेशन क्या होती है, आपको उसी का कंसेप्ट नहीं है, आप शर्माते अपने बच्चे के सामने बात करने से, तो कहीं ना कहीं ये चीज नहीं रुक सकती। जब तक आप कंडीशनिंग फ्री हैंड नहीं करेंगे, लिबरल कंडीशनिंग नहीं देंगे, साथ में बैठकर उसको नहीं बताएंगे कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, तब तक नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं वैल्यू सिस्टम जब तक इनको चलिए चलिए, नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स वेरी वंडरफुल पॉइंट प्रवेश। तो आप समझिए कि आप पिता हैं और औशिक जो है बच्चा है, एडोलेसेंट। नाउ ही वांट्स टू नो कि व्हाट इज, ही इज आस्किंग यू पापा व्हाट इज इंटरकोर्स। अब समझाइए। हाँ तो सर आई ठीक है, तो आई टेल टू ओशिक दैट इट इज अ रिप्रोडक्टिव एक्शन जो कि किया जाता है दो डिफरेंट जेंडर्स के बीच में। अगर आप देखना चाहते हैं मैं आपको दिखाता भी हूँ कैसे होता है, लेकिन हैं? दिक्कत ये कैसे, ये मतलब देखिए, आपने वही बात है ना, सेक्सुअल एजुकेशन बोलना बड़ा आसान है, और आपने 2 सेकंड में कंडीशनिंग और सारी बात कर दी। तो आप खुद पे लागू करके देखिए कि जहाँ ओम पवित्रानाय नमः ओम सब हो रहा है, उस घर में अगर ऐसे जो भारत के घर हैं, करोड़ों घर हैं, तो उन घरों में कैसे बात हो, ये बहुत डिबेटेबल पॉइंट है। तो आप बड़े ही इसको सटल और बहुत ही सेंसिटिव तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कैसे दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे आप? सर मैं उनको इमेज दिखाऊंगा, मैं नहीं उनको नहीं, उस साइट पर लेके जाऊंगा वेरी कि आप सिंपल हो देखिए। सकते हैं। एक वो किताब साइट पे आती तो जा ही रहे थे खुद ही, उसी साइट से बचाने की तो बात हो रही थी, उसी साइट के लिए आप ओटीपी मंगा रहे थे अपने पास।
अब आप कह रहे हैं मैं साइट पे ले जाऊंगा, तो खेल ही अरे खत्म हो गया ये सर तो। ओटीपी से मैंने बात हैं? की है, तो ओटीपी साइट का नहीं था, ओटीपी फेसबुक का था, इंस्टाग्राम है, अच्छा दैट इज चलिए जाइए, जो भी है मतलब ठीक है, ओटीपी किस फेसबुक देगा का ही सर? है लेकिन। मैं ऑनलाइन साइट का। नहीं देखिए बात समझिए, आपको बड़े बड़े वर्ड से नंबर नहीं आएगा ना। अब पहले आ सकता था 5-10 साल पहले, ये कर दीजिए वो कर दीजिए ऐसे कर दीजिए, अब नहीं आएगा ऐसे। यू हैव टू ब्रिंग समथिंग इनोवेटिव ऑन द टेबल विद इन द मिनिमम टाइम। यू हैव टू स्पीक समथिंग विच इज इम्प्लीमेंटेबल, कि कोई सुने तो उसको लगे कि यस, ये बात तो बहुत ही सही कही इम्प्लीमेंटेबल गई। अगर बात की है तो एक बुक हो सकता है, जैसे यूएस में ये बुक है, बाकी सब में जो हाँ सिंपल लैंग्वेज में दिया रहता है कि ये चीज है, ये बैड टच है, ये गुड टच है, ऐसा होना चाहिए, हाँ करेक्ट। एग्जैक्ट टू So एंड डू। it has to start with the counseling. It has to काउंसलिंग, start with the counseling sessions at the school level. यस You know एजुकेशन। when the child when जब जब अब गांव के स्कूलों में क्या हो सकता है, पंचायत इसमें रोल प्ले कर सकती है गांव के स्कूल में। ठीक है, यहाँ पे आदमी का ब्याह हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसको फिर भी समझ नहीं आता क्या हो रहा है जिंदगी में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये बड़ा आसान है बोलना। जब तक आप एजुकेशन उसको पहले से नहीं लेके आएंगे तो कैसे होगा वो? देयर हैज टू बी सेशंस। ठीक है, सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, सेशंस होने चाहिए। तो फिर वही बच्चे बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो दे आर इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्किंग क्लास, तब भी नहीं होता है आइडिया। तो उसको लेके चलिए पूरा। आप ऐसे मत कहिए कि गोल मोल मत कहिए। जैसे अब आपने बुक का बोला, बुक हो सकता है, सेशंस हो सकते हैं। और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस, उनमें भी इन चीजों की शुरू से चर्चा की गई है इनडायरेक्टली। तो आई थिंक वो दैट विल बी अ बेटर वे। यस सर। हेलो भाई, आज बात भी करना पसंद नहीं करते ना इस बारे में, तो इस बारे में आम भारत पे है, उसमें चर्चा कहाँ होती है? अब मूवीज में थोड़ा बहुत ऐसा वो, लेकिन वो फिर अप्रोप्रिएट नहीं है वो। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। करुणा, आपका क्या कहना है इस बारे में? तो इसमें पेरेंट्स के थ्रू या फिर जो स्कूल में काउंसलिंग होती है उसी के थ्रू सबसे पहले जब सिखाया जाता है गुड टच और बैड टच के बारे में, वहीं से बच्चा डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर पाता है। तो वो बहुत ज्यादा एसेंशियल होता तो आप सब सोचिए और इस टॉपिक पे दोबारा आएंगे हम। चलिए प्लीज कंटिन्यू। है। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी जो चाइल्ड सेफ्टी ऑनलाइन के लिए था, कि बहुत सारे जो एप्स होते हैं वो ऑलरेडी एज गेटेड वर्जन निकालते हैं अपने आप के। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, जिसमें सिर्फ किड्स के लिए यूट्यूब होता है, तो जो कंटेंट होता है वो स्पेसिफिक लिमिटेड होता है कुछ कुछ चीजों तक। तो सेंसिटाइजेशन के लिए स्टार्टिंग एज में हम वो एप्स भी यूज कर सकते हैं रादर देन यूजिंग जो फुल वर्जन ऐप का है। Water crisis, Panna is one of the district apart from Datia, Timkar, Chhatarpur, Damoh and Sagar. They are in the backward region of Bundelkhand, semi-arid region. That is why वहाँ पर water river linking का बात होता है, केन बेतवा linkage. And second, agriculture, it is dependent on the precision based agriculture technology, water irrigation technology, rather than canal based या फिर टैंक बेस्ड, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ सेमी रेड रीजन है। हाउ वाटर क्राइसिस इज रिलेटेड टू डिग्निटी ऑफ वुमेन, वो एक इमेज से दिखने मिलता है कि उनको दूर जाना पड़ता है इन द हीट। इट इम्पैक्ट्स द मेंटल फिजिकल हेल्थ ऑफ द वुमेन। इसलिए हर घर नल से जल इज इम्पोर्टेंट, कि जाना नहीं पड़े। और जल जो मिल भी रहा है दैट शुड बी प्योर, प्योरीफाइड। उसके के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर डिफरेंट मेथोलॉजी यूज कर सकता है एज अ ग्राम पंचायत लेवल। सेडिमेंटेशन एक बुंदेलखंड कॉन्सेप्ट है। के ही दो एक रानी झांसी का शहर माना जाता है, और दूसरा केन बेटवा रिवर लिंक। ये प्रोजेक्ट है इंटरलिंकिंग करने का, जिससे कि जो बुंदेलखंड जो वाटर डेफिशिएंट रीजन है वहां पर पानी पहुंचाया जा सके। And Regarding we this, talk about
इंडिया में डायमंड माइंस कहाँ लोकेटेड हैं? दो मतलब 3 स्टेट्स है मेजरली। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है, फॉर एग्जांपल कुर्नूल, कृष्णा, गुंटूर, कुडपा एंड अनंतपुर, यहाँ पे भी हैव डायमंड माइंस। तेलंगाना में एक है जो विच इज नेम्ड एज महबूबनगर। मध्य प्रदेश में वी हैव पन्ना, एंड इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक बुंदेर भी है, बुंदेर। तो कोल्लूर माइंस आंध्र प्रदेश, दिस इज वन ऑफ द फेमस वंस। यस, सेम लिखा इवोल्यूशन दिया है विद रिस्पेक्ट टू दिस जजमेंट रिगार्डिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी और नॉट अंडर आर्टिकल 39B of Indian Constitution. This is DPSP. 39B and C was given primacy to the Article 14 and 18 and 19 on the basis कि it talks about the welfare state, redistribution of wealth और reducing of the concentration of the wealth, concentration of the wealth. तो इसमें क्वेश्चन उठा था कि क्या जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इट ऑल्सो इंक्लूड्स अंडर द रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो 1977 में सुप्रीम कोर्ट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस श्री रंगनाथ रेड्डी केस, उसमें जजमेंट दिया कि प्राइवेट बॉडी डज नॉट फॉल डिड नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, इसलिए वो रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। माइनॉरिटी जजमेंट जो था उसमें ने बोला कि वो होता है, तो उसने वापस से जजमेंट फिर गया 7 जजमेंट के पास। उसके बाद वापस से फिर उन्होंने सपोर्ट किया वही सेम जजमेंट और वापस से फिर अभी 9 जजमेंट के पास आए एंड दे आर डिसाइडिंग। और नीचे में वी विल डिस्कस कि दे आर नॉट यूजिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मार्क्सिज्म कि रीडिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ होना चाहिए। दे विल यूज द फीचर ऑफ द इंडियन वे कि जब जरूरत पड़े ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट तब कर सकते हैं, क्या कंडीशन होना चाहिए तब कर सकते हैं, वो नीचे देखेंगे। नाइनटीन 77 में जो केस हुआ था वो पहले केस चलते आ रहा था। फॉर एग्जांपल MHDA महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट लिमिटेड, उसमें प्रॉब्लम था कि जो पुअर टेनेंट है वो उनके जो बिल्डिंग अनसेफ थे, तो जो हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट एक्ट है इसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग ऑक्यूपेंट के ऊपर सेस लगाया गया और in invoking the 39B, MHADA executed plan for the acquiring of land and building in order to transfer them to needy person and occupier of such land. तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जो प्राइवेटली ओन्ड सोसाइटीज हो गए, घर हो गए, खुद का घर, वो स्टेट अंडर दिस 939B वो आपको ले सकते हैं इंक्रोज, वो इम्पोर्टेंट उसमें मुद्दा उठता है। Biden signed TikTok ban. India has already banned TikTok on the basis of infringement of security integrity of India. और TikTok जो कंपनी है बाइट डांस, it was providing a back channel data to the parent company based in China. That is why India has banned it. Similarly, US has also brought the bill to ban TikTok. तो banning on the context of the security and sovereignty of India, it will amount to violation of the competition कि आप दिखा रहे हो कि आप पार्शलिटी दिखा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू कंपटीशन इन द मार्केट, तो फ्री मार्केट खिलाफ है कि सपोर्ट में। तो वी कैन से दैट इफ द प्रोडक्ट और द सर्विसेज इज हार्मिंग द इंडिविजुअल और इट इज वॉलेटिंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फ्री मार्केट, दैट इज इसमें यहाँ दिया हुआ था कि जब आप अग्रीमेंट साइन करते हो, ऑनलाइन ओके करते हो, तो उसमें लिखा हुआ नहीं कि दे आर सेंडिंग डेटा टू चाइनीज, तो बैकडोर पॉलिसी इट इज नॉट अंडर द अग्रीमेंट, वो किए जाए तो पता नहीं लगता है लोगों को कि वो साइन कर रहे हैं अनवांटेडली, तो इट इज ऑलरेडी हार्मिंग द फ्री मार्केट प्रिंसिपल, इसलिए इसको बैन कर सकते, इस पर एक्शन ले सकते। तो इंडिया ने लिया, US ने भी लिया।
अंडरस्टैंडिंग इनहेरिटेंस टैक्स, यहाँ पर जब बात हो रहा था तो मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों बात हो रहा है, तो दोनों के अंदर में इनहेरिटेंस आता है, तो क्या उसको यूज कर सकते हैं फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अभी सैम पिट्रोदा उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो इनहेरिटेंस टैक्स आ सकता है, एंड दे हैव यूज्ड द एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स इन यूएस, एंड इट हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन इशू इन द कंट्री। तो इंडिया में कभी ऐसा हुआ है? तो पहले भी हुआ, 1953 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इट वाज अबॉलिश्ड इन 1985 बाय द राजीव गांधी। और 1985 में क्यों किया गया था? तो एलिज्ड है कि उनको इनहेरिटेंस लेना था अपनी मम्मी का प्रॉपर्टी, दैट इज पीएम इंदिरा गांधी जी, इनके कारण किया, ऐसे एलिज्ड है। इंडिया also had wealth tax and also gift tax, which was abolished in 2015 and 1998. तो वेल्थ टैक्सेशन की बात किया जाए तो एस्टेट ड्यूटी टैक्स वाज इनहेरिटेंस टैक्स, प्रोग्रेसिव था, 5 to 40%। एस्टेट ड्यूटी 1953 वाज अमेंडेड टू चेंज द पावर ऑफ द अकाउंटेबल पर्सन, लेकिन बाद में इसको अपार्ट फ्रॉम वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स को रिमूव कर दिया गया। Abolished the wealth tax and replacement with a surcharge on super rich, 30 लाख से ऊपर 1% सरचार्ज लगेगा। कॉस्ट एंड रेवेन्यू में बात होता है कि जो वेल्थ टैक्स था उसमें प्रॉब्लम क्या था कि जितना आपको लगता है असेसमेंट में, जितने आपका डिपार्टमेंट का रिसोर्सेज लगता है, उतने कलेक्शन कम होते हैं। इट इज नॉट सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्गर टर्म। हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डबल टैक्सेशन was a cause of a concern with regarding to such estate duty tax और wealth tax, इसी कारण इसको हटाया गया। सिर्फ 20 करोड़ खाली ले पाए ऑन द एस्टेट ड्यूटी। एक इसमें कर्व होता है, मानसी यू कैन हाईलाइट, कि जितने अगर टैक्सेशन परसेंटेज बढ़ते रहते हैं उतने टैक्स कलेक्शन एक पीक पर आते हैं, उसके बाद फिर कम हो जाता है Laffer टैक्स। curve, Laffer curve। ठीक है। गिफ्ट टैक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में अप टू 50,000 अगर कोई गिफ्ट है या कैश आपको मिल रहा है तो कोई गिफ्ट टैक्स नहीं होता है। इफ सपोज यू आर रिसीविंग अ गिफ्ट ऑफ अमाउंट ₹75,000 तो वो उसको आपकी इनकम में काउंट किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली दैट इज टैक्स्ड। गिफ्ट फ्रॉम द ब्लड 50,000 रिलेशन, डिसेंट और डिसेंडेंट्स और गिफ्ट ऑन ओकेजन लाइक मैरिज कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्टेड। हाँ वो exempted है, राइट। पेरेंट्स, स्पाउस, सिबलिंग्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स सच एज इन-लॉज, देयर इज तो नो मुझे टैक्स क्वेश्चन उठता है लायबिलिटी। कि इंडिया में अकेले बात हो रहा है कि बाकी जगह बात हो रहा है? तो बाकी जगह में ओईसीडी कंट्रीज में भी है, 12 ओईसीडी कंट्री के पास वेल्थ टैक्स था, बट ओनली 3 कंट्रीज स्विट्जरलैंड, स्पेन, नॉर्वे, नो ले ब्रॉड बेस्ड वेल्थ टैक्स, लेकिन बहुत कम है, 0.5% to 0% वेल्थ टैक्स। और लूप होल रहता है इसके अंदर, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन कैपिटल इनकम, तो अल्टीमेटली द ब्रंट विल बी फेस्ड बाय द कॉमन मैन, क्योंकि वेल्दी टैक्स पेयर है, दे हैव द सर्टेन कंडीशन, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट, लूप होल, इन्वेस्टमेंट सब में, तो वो तो अपना वेल्थ टैक्स को कम कर ही देंगे। तो और इंडिया तीनों अगर टैक्स यूएस में भी अगर बात किया तो 3.25% है, 9% रेट था, लेकिन 3.25% ही सिर्फ एवरेज रहता है वेल्थ टैक्स, all these three types of taxes are progressive in nature। प्रोग्रेसिव तो इनकम इक्वालिटी को कम